ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस करेंगे। आते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है? ये आप लोग को डायरेक्ट बताए थे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो है वो 0 होता है ना कंप्लीट साइकिल में। क्यों? यहाँ से लेंगे ऐसे और ऐसे चलेंगे यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कंप्लीट साइकिल है ना। टाइम पीरियड टी उसको बोलते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। इसमें पॉजिटिव है और नीचे ये आपका नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कट करके क्या हो जाएगा? 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल होता है 0। ठीक है। अब आइए आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू का आई नॉट बाय रूट टू। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी होता है आई नॉट बाय रूट टू। क्लियर है? ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट है। ठीक है। इन एन एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योर इंडक्टर इज। प्योर इंडक्टिव सर्किट इसमें बताया आप लोग को। प्योर इंडक्टिव सर्किट में ऐसा, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इस तरह से आपका करंट जो है वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से होता है, मतलब ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस प्योर इंडक्टर में, इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। लीड और लैग तो यहाँ पूछ नहीं रहा है, वैसे यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है? देखिए पावर फैक्टर होता है आपका cos फाइव। पावर फैक्टर जो है वो क्या क्या है? cos फाइव। cos फाइव का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। मैक्सिमम क्या होता है? 1। और 1 होने के लिए फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब फाइव का वैल्यू 0 होना चाहिए और 5 0 होता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। तो देखिए सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। सेम फेज मतलब फाइव का वैल्यू 0 डिग्री, फाइव का वैल्यू 0 होगा तो फेज डिफरेंस आपका cos फाइव 1 आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए द करेंट इन एन एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, मतलब आरएमएस करंट दिया हुआ है, एंड द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ये भी आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 और पावर फैक्टर भी दे दिया 0.8। व्हाट इज द पावर? पावर क्या होता है देखिए, तो पी एवरेज इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, ई आर एम एस जो है आर एम एस वोल्टेज है जो आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट। आई आर एम एस क्या है? करेंट जो कि आपका दिया हुआ है 5 एम्पियर। और कॉस फाइव ये वो बोलते हैं पावर फैक्टर, ये भी आपका गिवन है डायरेक्ट 0.8। आपको फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा आराम से कर लेंगे। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 880 आ जाएगा, है ना। 880 वॉट इसका आंसर हो गया। क्लियर है? इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, इम्पीडेंस का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है एलसीआर सर्किट का। इम्पीडेंस मतलब नेट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आइए आगे 7 नंबर में। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज, ये सिंपल है, cos फाइव इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या आ गया? cos फाइव इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हो गया या cos फाइव होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाइव, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, याद रखिएगा। ऐसे ही पी एवरेज में cos फाइव आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी करेंट इज 10 एम्पियर। पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? तो पीक वैल्यू होता है आई नॉट। आई नॉट आपका गिवन है 10 एम्पियर। ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है, तभी बन पाएगा। आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है ऐसा, डायरेक्ट ले लीजिए 0.70 आई नॉट, है ना। 0.707 आई नॉट ये होता है। तो 0.707 और आई नॉट है आपका 10, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7.07 एम्पियर ये आ जाएगा। तो ये आपका 7.07 फॉर्मूला छोटा सा है, याद रहना चाहिए तभी आपसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय। डायरेक्ट होता है फॉर्मूला
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई रूट एल सी, ये फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है एलसीआर सर्किट का 1/2 पाई रूट एल सी, ये होता है न्यू का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये न्यूमेरिकल टाइप है। अ 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज of 220 volt is supplied to a 0.1 Henry inductor. Calculate the inductive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ये देखिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सएल को, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा लीजिएगा तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल। सबका वैल्यू पुट करिए, 2 हो जाएगा, पाई आपका 3.14 है। फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और एल, एल आपका दिया हुआ है कितना है 0.1 हेनरी, इसको एल बोलते हैं इंडक्टेंस 0.1। इसको सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 31.4। क्योंकि एक्सेल एक तरह का रेसिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल मतलब इंडक्टर, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो 31.4 ओम आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन एन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन ही क्या है, रेजोनेंस का कंडीशन यह है कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होना चाहिए। एक्सएल एक्सी अगर इक्वल होगा तब बोलते हैं कि वो रेजोनेंस होगा, और उस कंडीशन में सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। उस केस में सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हो गया एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, 11 का ऑप्शन हो गया एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। ये रेजोनेंस का कंडीशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन, पावर मैक्सिमम कब होगा, फिर से वही बात हो गया। पी एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, इसको मिटा लेते हैं। पी एवरेज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाइव का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कॉस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1। कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है, तो cos फाइव का वैल्यू 1 हो गया। cos फाइव का वैल्यू 1 होने के लिए फाइव कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। फाइव का वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ से फाइव इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम तब होगा जब फाइव का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को? कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा उसको रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट इज, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का भी ये फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ओमेगा आर बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये होता है। तो यहाँ ओमेगा आर को ओमेगा लिखा है, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू होता है आर बाई एल, आर बाई एल। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये आपका जो है डिफरेंस है, ठीक है, किसका, दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ये एल ऊपर जाएगा तो ओमेगा एल बाई आर, ये हो गया ओमेगा एल बाई आर। तो क्वालिटी फैक्टर हो गया ओमेगा एल बाई आर। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। 14 है कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है ये समझ लीजिए। कैपेसिटर का अगर रेसिस्टेंस लीजिएगा एक्सी, ये फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर है, ठीक है। 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा है 2 पाई एफ, और इन क्वेश्चन नंबर 14 है कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये आप लोग को हम नोट्स में डायरेक्ट लिखवाए हैं, और क्यों उसका रीजन भी वहां पर बताएं आप लोग को। कैपेसिटर का रेसिस्टेंस होता है एक्सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 बाई ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई एफ, और ये सी रहेगा 2 पाई एफ सी। अब डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी अगर लीजिएगा तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0, क्योंकि डीसी फ्लक्चुएट नहीं करता है, डीसी कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अगर आप 0 पुट कर दीजिएगा यहाँ एफ का वैल्यू तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 1 बाई 0 क्या आ गया, इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो डीसी को फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए है ब्लॉक्स डीसी, डीसी को ब्लॉक कर देगा, जाने ही नहीं देगा। तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 नंबर में क्या है देखिए, द फेज एंगल इन एन एलसीआर सर्किट डिपेंड्स ऑन, सब पे डिपेंड करता है।
फेज एंगल का फॉर्मूला होता है tan फाई। tan फाई इक्वल्स टू होता है XL माइनस XC बाई R। इसका मतलब कि L पे भी डिपेंड करेगा, C पे भी और R पे भी, इसलिए इसका आंसर होगा R L C, तीनों पे डिपेंड करेगा। कोई एक अगर नहीं होता, यहाँ LCR लिखा हुआ है इसीलिए, अगर CR होता तो L नहीं होता, अगर LR होता तो C नहीं होता, लेकिन यहाँ LCR है इसलिए L, C और R तीनों पे डिपेंड करेगा। एट रेजोनेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्लियर है ना, फॉर्मूला से ले रहे हैं। एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज, सीरीज एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर रेजोनेंस में क्या होता है? तो बताया है कि रेजोनेंस में XL इक्वल्स टू XC हो जाता है। XL इक्वल्स टू क्या हो जाता है? XC। XL XC अगर यहाँ पुट करिएगा जीरो, तो यहाँ पर tan फाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा। tan फाई जीरो मतलब फाई का वैल्यू जीरो आ गया। बट आपको फाइंड करना है पावर फैक्टर, तो cos फाई लीजिएगा। cos फाई, तो cos फाई क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 1, मतलब ये हो जाएगा पावर फैक्टर कितना आएगा? 1। तो रेजोनेंस में XL इक्वल्स टू XC किए, tan फाई 0 आ गया, tan फाई 0 आने से फाई का वैल्यू 0 डिग्री, फाई 0 आएगा, cos फाई निकालेंगे क्योंकि पावर फैक्टर यही होता है cos फाई, पावर फैक्टर। तो cos 0 का वैल्यू पुट करिएगा, cos 0 1 आ जाएगा, पावर फैक्टर आपका क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, है ना। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इस बार कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, फॉर्मूला इसका है 1 बाई ओमेगा सी। XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और इंटू क्या हो गया? C। सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 बाई 2, पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आप लेंगे 50, और C 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। यहाँ पर 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, उधर लिखा नहीं रहा है, 10 टू दी पावर माइनस 6। ये पूरा सॉल्व करिए, आ जाएगा 318 ओम, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक तरह का रेसिस्टेंस है, यूनिट आपका ओम ही होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। इंडक्टिव, कैपेसिटिव, है ना, ये सब का पूछता ही पूछता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में आइए, न्यूमेरिकल्स थोड़ा है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कर लेंगे आप लोग भी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करेगा? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। कैसे? तो ये बता रहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप लोग को, XC होता है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई एफ सी। एफ नीचे आया है, इसका मतलब XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। XC जो है वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? घटेगा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तब, बाकी तो ऑप्शन है नहीं, डिक्रीजिंग होगा नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, समझ में तो आना चाहिए आप लोग को, है ना। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड, हाँ ठीक है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड, इफेक्टिव वैल्यू, हम एसी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करता है। एसी जो है वो क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज करता है। हम लोग बोलते हैं सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब 10 तो कर नहीं रहा होगा, घट बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो 10 बोलते हैं वो कौन सा बोलते हैं? वो बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आप लोग को बताया भी है क्लास में कि अगर दिया हुआ आरएमएस वैल्यू तब तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है, कहीं सिर्फ लिख दिया है आपका एसी का वैल्यू इतना है, या वोल्टेज या करंट, समझ लीजिए को आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट दिया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। डायरेक्ट आरएमएस ही आपको लेना है, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे होना तो चाहिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, लेकिन लिखा हुआ है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिया हुआ नहीं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए यहाँ पर ले लिया है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ट्रांसफार्मर, वैसे एसी का अगर लेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना ज्यादा सही होगा, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे दे दिया हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे होता है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है कि एक कॉइल में अगर हम लोग करंट देंगे तो दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, इंडक्शन है तो इसलिए उसका नेम दिया हुआ है।
है ना, ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप यही ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज 0 फॉर, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 किसके लिए होगा, फिर यहाँ डीसी है, कैसे देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ और इनटू क्या हो गया एल, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है 0, तो 0 पुट करिएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो एक्सएल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो गया डीसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए मतलब डीसी के लिए इंडक्टर जो है वो कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता है। कॉइल जब भी यूज होगा तो एसी सर्किट में, कॉइल को डीसी सर्किट में लगाकर कोई फायदा नहीं है, ये कॉइल मतलब इंडक्टर होता है, ठीक है। द करेंट इन प्योरली, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, 22 में है द करेंट इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लीड्स द वोल्टेज एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ऐसा एक टॉपिक आप लोग को बताया था, या आप लोग पढ़े होंगे, उसमें हम लोग लिए थे फेजर डायग्राम, उसमें क्या लिए हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में क्या लिए हैं, फेजर डायग्राम लिया ऐसे करके, ये वोल्टेज होता है और इधर जाता है ये करंट होता है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, एंगल बनता है कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितना डिग्री से लीड कर रहा है 90 डिग्री से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है, ये बात तो भी आप लोग फेजर डायग्राम में डायरेक्ट देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, 23 थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 100 ओम, चलिए इस बार दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 100 ओम है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो इंडक्टेंस क्या होगा एल फाइंड करना है, इंडक्टेंस एल होता है, ठीक है, एक्सएल इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा को क्या लिखिएगा 2 पाई एफ इंटू एल, एल फाइंड करना है जिसको लाके डिवाइड कर दीजिए, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्सएल बाई 2 पाई एफ, एक्सएल बाई 2 पाई एफ, एक्सएल आपका गिवन है 100 है और 2 पाई का वैल्यू 3.14 और एफ आपका कितना है फ्रीक्वेंसी में भी 50 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको कैंसिल करिएगा है ना, डायरेक्ट आ जाएगा 1/3.14, डिवाइड करिएगा इसको तो 0.318 आ जाएगा आराम से, और क्योंकि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, क्लियर है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विथ, फिर अब यहाँ पर हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस का ही बात कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब इंक्रीज कैसे करेगा वो समझिए, यहाँ पर देखिए यही है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा क्योंकि एक्सएल यहाँ पे है, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सएल जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्लियर है ये रिलेशन क्लियर है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट द पीक वोल्टेज इज 200 वोल्ट, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज, ऐसा क्वेश्चन एक और आया था ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज है ई नॉट इक्वल्स टू दे दिया कितना है 220 वोल्ट, आपको फाइंड करना ई आरएमएस, ई आरएमएस होता है 0.707 ई नॉट, ये फॉर्मूला है ई आरएमएस का 0.707 और ई नॉट पुट करिएगा 220, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 141.4 वोल्ट आराम से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला है आराम से कर लेंगे आप। इन अ प्योर रेसिस्टिव एसी सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट करेंट एंड वोल्टेज आर, बताया आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली, उसमें क्या होता है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, इस तरह से अगर फेजर डायग्राम आप बनाएंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली का, तो जिस लाइन में ईएमएफ जाएगा उसी लाइन में आपका करंट जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल ओमेगा टी होता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों का एंगल आता है ओमेगा टी, फेज का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा 0 डिग्री इन फेज, इसीलिए लिखा हुआ है इन फेज मतलब इन द सेम फेज, आउट ऑफ फेज है 90 डिग्री अपार्ट ये सब होगा, इन फेज मतलब दोनों सेम फेज में है, ठीक है, ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट का है, क्लियर है, ये याद रखिए, इसलिए बोले कि ऑब्जेक्टिव के लिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं रहेगा नहीं कर पाएंगे, छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, अ सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 12 ओम,
व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। देखिए रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है और इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एल दिया हुआ है एक्सएल। एल आप आर है आपका कितना है, आर आपका है 5 ओम और एक्सएल गिवन है ये है 12 ओम। इसका मतलब ये है कि एल आर सर्किट है जिसमें एल है और आर है। एल आर सर्किट का इंडक्टेंस ये इम्पीडेंस क्या होता है पूरा हम लिख देते चलिए। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये एल आर सर्किट है तो सी तो इसमें है नहीं, तो सी को आप हटा दीजिए, सी को जीरो कर दीजिए। सी को जीरो करिएगा तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, है ना। एल आर सर्किट है, सी इसमें नहीं है। आर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्सएल 12 का स्क्वायर, सॉल्व करिएगा 13 ओम आ जाएगा। 12 और 5 का 13 ओम आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 13 ओम। क्लियर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इससे देखिए कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है लेकिन सारा कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट यूज कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इम्पीडेंस का यूज यहाँ पे हुआ है, समझ में आना चाहिए। ऐसा कंडीशन आप लोग को बताया कि जब कोई सर्किट में नहीं रहेगा एल आर और सी में, उसको आप इसमें से हटा दीजिए, बाकी सॉल्व कर दीजिए, इम्पीडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंसी। जब तक तुम लोग करते आ रहे हैं रिएक्टेंस भी एक तरह का रेसिस्टेंस होता है और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। ये छोटा क्वेश्चन है, पूछता अक्सर है ये चीज। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, उसका यूनिट आपका ओम होगा, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस है ये। चलिए ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आ गया। A transformer has 100 turns in the primary coil and 200 turns in the secondary coil. If the input voltage is 220 वोल्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। चलिए हम लोग पढ़े हैं E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1, ये पढ़े हैं। E2 आउटपुट है, E1 इनपुट है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। आपको E2 फाइंड करना है तो क्या लेंगे N2 बाई N1 इंटू E1। सेकेंडरी कॉइल का कितना नंबर ऑफ टर्न्स है देखिए 200 सेकेंडरी कॉइल का, और प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है प्राइमरी का 100। इनपुट जो होता है प्राइमरी होता है और प्राइमरी इनपुट वोल्टेज भी दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, 220 पुट कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 440 वोल्ट, है ना, 440 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर यही एक फार्मूला ही है E1 बाई टू इक्वल्स टू N1 बाई N2 या E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्रांसफार्मर भी यूज हो गया इसमें क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन है देखिए, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट हैज, एलसीआर सर्किट है तीनों इसमें है, आर भी गिवन है 10 ओम, एल है 0.1 ओम और सी आपका है 100 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले एक क्वेश्चन में आया भी था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। इसमें रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, तो आप पुट करिए आराम से। 1 बाय 2 पाई हो गया 3.14 और रूट एल, एल आपका कितना है देखिए यहाँ पे एल है 0.1, एल है 0.1 और सी क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड 10 टू दी पावर -6, 100 माइक्रोफैराड। पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज आता है, 50 हर्ट्ज। सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा ऑलमोस्ट जो है 50 के आसपास आ जाएगा, 50.6 या 50.8 समथिंग आएगा, तो 50 हर्ट्ज आप बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका एलसीआर सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ऑलमोस्ट जितना टॉपिक था लगभग एसी का वो सब टच कर गया। इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप का भी क्वेश्चन और डायरेक्ट फार्मूला का थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन ये सब इसमें आ गया है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपका ऑब्जेक्टिव जो है एसी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के चलेंगे। आज यही तक, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।